करते हैं पॉलिटिक्स, है ना। जैसा कि मैंने उत्तराखंड के जो हमारे पार्ट थे, है ना, 3 पार्ट मैंने बनाए हुए थे, जीएस उत्तराखंड और हिंदी। जीएस उत्तराखंड और हिंदी का मैंने पार्ट बनाया था। तो मैंने आपसे कहा था कि आज से हमारी रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। और देखिए ये वीडियो मैं यूट्यूब में भी डालूंगा, तो जो भी यूट्यूब में आएंगे हमारे जो भी सब्सक्राइबर जितने भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और चलिए आप लोगों के लिए आज से जो हमारा कोर्स है वो रिकॉर्ड भी होगा और देन प्रॉपर चलेगा भी, और हमारा जो पीडीएफ बन के आएगा वो वेबसाइट में आ जाएगा, है ना। तो आज से हम प्रॉपर अपना कोर्स शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारी क्लास रहेगी, ध्यान से समझिएगा, वो जीएस की रहेगी। और जीएस में भी खासकर जो हमारा पार्ट रहेगा, ध्यान से समझिएगा, वो पॉलिटिक्स का रहेगा, ठीक है। जीएस में जीएस का हमारा पहला जो पार्ट रहेगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएस में एक ऐसा सब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, जो आम जन से लेके गवर्नमेंट तक, ध्यान से समझिएगा, आम जन से लेके गवर्नमेंट तक हर एक को नियम या कानून जो भी कहते हो आप, उस एक दायरे में, उस एक जो दायरा होता है उसमें जोड़े हैं। ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, राज्य व्यवस्था, बहुत से लोग आप पॉलिटिक्स भी इसे कहते हो, राजनीति विज्ञान, है ना, राज व्यवस्था, राजनीतिक, पॉलिटिक्स, संविधान भी कई लोग बोल लेते हैं इस सब्जेक्ट को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। विगत जो पेपर हुए हैं हमारे यूके के, उन पेपरों में मैंने देखा है कि राज व्यवस्था से आप जीएस में मान के चलिए कि 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन, या कई बार तो 8 से 10 क्वेश्चन राज व्यवस्था से पूछे गए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है पॉलिटिक्स का। ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा पॉलिटिक्स यूके के एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा, यूके के एग्जाम में बहुत ज्यादा मायने रखती है। ध्यान से समझिएगा, जिस भी सब्जेक्ट की मैं वैल्यू बता रहा हूँ, तो पिछले 8-10 पेपरों में रिसर्च करके ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये पेपर जो है, ये जो सब्जेक्ट है वो पेपर के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं राज व्यवस्था की ओर। जिन लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है ना, अपने आप को म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज यहाँ आ रही है, अपने आप को म्यूट कर ले, ठीक है। चलिए राज व्यवस्था हम लोग क्लास सभी चलेंगे आज। सबसे पहले हम राज व्यवस्था में चलते हैं, है ना। चलिए आगे राज व्यवस्था में हम लोग चलते हैं। तो राज व्यवस्था या संविधान या पॉलिटिक्स हम लोग इसे कहते हैं, संविधान। चलिए संविधान, राज व्यवस्था या पॉलिटिक्स हम इसे नाम देते हैं। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना, म्यूट कर लीजिए, यहाँ आवाज आ रही है आप लोगों को, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं संविधान में, पॉलिटिक्स में। तो हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं संविधान की। ध्यान से समझिएगा, भारत में संविधान का जो प्रभाव पड़ा, ध्यान से समझिएगा, बताया जाता है कि वो 1773, ध्यान से समझिएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में एक प्रकार से संविधान की नींव पड़ी थी। और भारत में कहीं ना कहीं केंद्रीकरण जो था, केंद्रीकरण की नींव पड़ी थी। ध्यान से समझिएगा, केंद्रीकरण, ध्यान से समझिएगा, भारत में जो संविधान का विकास माना जाता है, ध्यान से समझिएगा, वो ब्रिटिश काल से ही माना जाता है। भारत में जो संविधान का विकास हुआ था ब्रिटिश काल से, वो 1773 से माना जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ खासा एक टाइम पीरियड रहा, जो 1757 से लेके, ध्यान से समझिएगा, 1773 के बीच में, 1757 से 1773 के बीच में आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ध्यान से समझिएगा, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध से 1757 में जो हुआ था, जो अंग्रेज थी उनकी, ध्यान से समझिएगा, नींव जो है भारत में पड़ गई थी। और 1764 के जो बक्सर के युद्ध से भारत में, ध्यान से समझिएगा, नींव मजबूत हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजों की नींव किस युद्ध से, ध्यान से समझिएगा, पड़ी थी? तो 1757 प्लासी का युद्ध, पहला क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की जो नींव थी किस युद्ध के द्वारा मजबूत हुई? तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध था। इसके जस्ट एक साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ध्यान से समझिएगा, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 जगहों का राजस्व, ध्यान से समझिएगा,
3 जगहों का राजस्व जो था उसे प्राप्त करने का अंग्रेजों का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था 1765 यानी 1757 से 1765 के बीच में इन्हें राजस्व कलेक्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं था। ध्यान से समझिएगा, जब इलाहाबाद की संधि हुई तो इसके बाद राजस्व इकट्ठा करने का इनको अधिकार हो गया। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों को भारत में ही रिसोर्सेज जो है वो मिलने शुरू हो गए थे। सिंपल सी बात है, आप किसी भी आदमी को या किसी भी आज के टाइम पे हमारे यहाँ अगर हम व्यवस्था देखें तो कौन जो है ऐसी बॉडी जो टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है, तो सिंपल सी बात है वो गवर्नमेंट है। समझ में आ रहा ना? उसी प्रकार से अंग्रेजों को 1765 में, ध्यान से समझिएगा, राजस्व या जिसे आप बोलते हो दीवानी का अधिकार दे दिया था। इस प्रकार जो अंग्रेज थे, ध्यान से समझिएगा, वो इससे पहले बिजनेस करते थे और बिजनेस के साथ साथ अब उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व इकट्ठा करने का क्या मिल गया? मौका मिल गया था। ध्यान से समझिएगा, या कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये जो टाइम पीरियड था 1757 से 1773 के बीच में, इस टाइम पीरियड में हालांकि आपको पता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो स्थापना हुई थी और एलिजाबेथ जो था उनका एक जो अधिकार पत्र था उसके माध्यम से इनको आप कह सकते हो कि ईस्ट की ओर जो है व्यापार करने का एक अधिकार पत्र मिल गया था। 1600 के बाद ही ये स्टैंड हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमें अकबर के टाइम पे इंडिकेटर मिलते हैं कि भाई हमें अंग्रेज मिले थे, जहांगीर के टाइम पे मिले थे, शाहजहां ने तो इवन उनको भगाया भी था, है ना। औरंगजेब के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत से मुगल शासकों के दरबार में पूछे जाते हैं कि किस मुगल शासक के दरबार में कौन सा अंग्रेजी या ब्रिटिश या कह सकते हो स्पेनिश जो है वो यात्री आया था। ठीक है, ये लोग 1600 में ही आए थे और हूबहू आप मान के चलो कि जो अकबर है उसका कार्यकाल 1556 से 1605 के बीच में रहा। यानी कि अकबर के कार्यकाल के अंतिम दौर में जब वो लगभग राजसत्ता के लगभग एक प्रकार से पद से मुक्त होने के करीब था, तो उस टाइम पे ब्रिटिश जो शक्ति थी उसकी एंट्री हो गई थी कहां पे? भारत में। इससे पहले एंट्री हो चुकी थी किसकी? पुर्तगालियों की। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये एक स्टोरी रही जिसके माध्यम से अंग्रेज जो थे वो 1600 ईस्वी से ही भारत में जो थे वो बिजनेस करने आए थे। ध्यान से समझिएगा, बिजनेस करते करते 1757 तक प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद सीधे जो इनकी जो बातें हैं, जो कनेक्टिविटी है, वो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़ गया। ध्यान से समझिएगा, इनका एक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1757 के बाद सीधा का सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 1757 में पहली बार हमने देखा कि बंगाल में एक गवर्नर, ध्यान से समझिएगा, गवर्नर की नियुक्ति होती है। वो गवर्नर कौन होता है बताइए? लॉर्ड क्लाइव। ध्यान से समझिएगा, मैंने आप लोगों को वो भी करना है तो मैं देखता हूं। ओके, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं आ रहा हूँ, मुझे लोगों को वो भी करना है, इसमें ज्वाइन भी देनी है, तो वहाँ पे एडमिट का एक ऑप्शन आता है, वो करना पड़ता है ना। चले हम जो थे वो थे हम कहाँ पे? राज्य व्यवस्था में, है ना। तो मैं ध्यान से समझिएगा, ज्यादा हमें नहीं करना है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में आपको इस छोटे से ट्रैक के दौरान नहीं करवाऊंगा। आपको ये लग रहा होगा कि मैं यूपीएससी कह रहा हूँ तो एक बड़ी आपके लिए वो होगी, लेकिन हम जो तैयारी कर रहा हूँ मैं यूकेपीएससी की कर रहा हूँ, जो फिलहाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पीसीएस की कर रहा हूँ। तो मैंने लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी 11 बार की संविधान की बुक, सुभाष कश्यप, ये सब बुकें लगभग पॉलिटिकल के हिसाब से पढ़ ली हैं। तो उन्हीं के माध्यम से मैं ज्यादा नहीं पढ़ाते हुए हम एग्जाम पॉइंट से यूकेटर क्लासी के नजरिए से पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा मैं आपको अंदर ले जाऊंगा, ठीक है। तो आप ये चीजें समझ गए कि 1757 में एक एजेंट आया जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। 1757 से ये जो एजेंट था इसको 1765 में, ध्यान से समझिएगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3 जगह राजस्व का अधिकार मिल गया। यानी कि अंग्रेजों के पास अब भारत में ही जो रिसोर्सेज थे उनके डेवलपमेंट के लिए वो मिल गया। ये एक मूर्खतापूर्ण संधि भी कह सकते हो, इलाहाबाद की संधि। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आगे क्या हुआ? 1773 में, ध्यान से समझिएगा, कंपनी ने इतनी अव्यवस्था फैला दी, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 1600 में आ गई है कंपनी और ये लोग 1773 में, ध्यान से समझिएगा, इनके लिए रूल और नियम बनाएंगे। लगभग 173 साल का सफर काट चुकी है कंपनी यहाँ तक। तो आप समझ सकते हो कंपनी कितने अंदर घुस गई होगी भारत में, व्यापार में हो चाहे
भारतीय लोगों की सामाजिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, कंपनी सब चीज जान गई थी। कंपनी ने बहुत बड़ी मात्रा में लूट मचानी शुरू कर दी थी, ध्यान से समझिएगा। तो इसी सब चीज को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट तक ये खबर पहुंच गई कि कंपनी जो है उसके माध्यम से, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा जो है वो भारतीय लोग आहत है, लूट मचा रखी है। तो कंपनी ने सीधे के सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, 1773 में 2-3 चेंजेस कर दिए, ध्यान से समझिएगा। जो कंपनी थी उसका जो नियंत्रण, कंपनी पर नियंत्रण और नियमन, कंपनी पर नियंत्रण और नियमन करने के लिए 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट का मतलब ही होता है कंट्रोल करना, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो 1773 में कंपनी को नियंत्रित और नियमन करने के लिए, ये नियंत्रित और नियमन करने के लिए किसके लिए, अनियंत्रित व्यापार के लिए। और देन जो इन्होंने जो लोगों से रिश्वत ली, लूट ली, उससे क्या हो रहा था कि भारतीय लोगों में ब्रिटिश वासियों के प्रति जो नफरत फैल रही थी उसमें कंपनी की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये आगे चलकर एक विस्फोट का रूप लेगी जिसे आप बोलोगे 1857 की क्रांति। उसमें कहीं ना कहीं योगदान 70% कंपनियों की नीतियों को माना जाता है, ध्यान से समझिएगा। और इसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले 1773 में, ध्यान से सुनेगा, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और इसी एक्ट के माध्यम से माना जाता है कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो शुरू हुई थी। हालांकि देखिए 2-3 इंडिकेटर हमें मिल जाते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण व्यवस्था, चोल जो थे वो ग्रामीण व्यवस्था चोलों की जो तत्काल समय में थी, आज भी एज इट इज भारतीय संविधान ने वही व्यवस्था अडॉप्ट की है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत आपका जो ग्रामीण या विलेज जो हमारा है उसको लेके 16 आर्टिकल रखे गए हैं। उसके बाद आगे जाओगे तो नगर पालिका के लिए रखे गए हैं ना। आपको पता होगा एक लंबी मतलब आप कह सकते हो कि सर्कस के कसरत के बाद आखिरकार 73वें जो संविधान हुए थे वहां जाके हमें आर्टिकल 243 में सब्स्टिट्यूट के 16 आर्टिकल मिले। 243 A B C D E F G H, वो मैं सब आपको बताऊंगा। इससे कई बार आर्टिकल 243 E, आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 243 ए, ऐसे क्वेश्चन पूछ। देखिए गवर्नर का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है यानी कि जो प्रशासनिक पावर होती है उसका हकदार होता है गवर्नर। इसके पीछे जनरल जोड़ दोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, ध्यान से समझिएगा, प्रशासनिक पावर के साथ साथ सैन्य पावर भी अपने पास ले लेता है। कौन? गवर्नर जनरल। तो 1757 से 1773 तक सिंपल सी बात है, जितने भी ब्रिटेन के गवर्नर रहे हैं उनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, सैन्य पावर नहीं थी। 1773 के बाद सैन्य पावर दे दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ साथ सैन्य पावर दे दी गई। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ सैन्य पावर दे दी गई उसे कहा गया, ध्यान से समझिएगा, गवर्नर जनरल। समझ पा रहे हो ना? आई होप आज मेरी आवाज भी सुन पा रहे होंगे आप लोग, है ना। और मे भी क्या कहते हैं, आपको बोल्ड भी, मतलब जो हमारी वीडियो क्वालिटी है उसमें भी थोड़ा सुधार होगा। बाकी ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, जल्दी ही आप लोगों को दे दूंगा मैं, है ना। तो आगे चलते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें आ रही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कर दिया इन्होंने, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता भी है। इस एक्ट के माध्यम से 1773 एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ध्यान से समझिएगा, भारत में सुप्रीम कोर्ट का इतिहास देखोगे तो 1773 में ही आया था, ठीक है। 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी, ध्यान से समझिएगा। तो इसको 1774 में, ध्यान से समझिएगा, 1774 में इसको क्या किया, स्टेबल किया कलकत्ता में, है ना। 1 मिनट मुझे वो भी करना है। ओके चलिए, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कि जो
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके माध्यम से सिर्फ बात कही गई थी कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेंगे। बात कही गई थी, याद रखिएगा, बात जो कही 1773 में कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बनकर जो तैयार हुआ वो 1774 में हुआ। यानी कि क्वेश्चन सीधा सिंपल सा आता है कि किस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, 1773। ठीक है, ये तो एक्ट था, लेकिन एग्जैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वो 1774 में हुई। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना? तो यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या किया गया था, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। आप देखोगे आर्टिकल 124, ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, आर्टिकल 214। आर्टिकल 124 में क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 214 में क्या है हाई कोर्ट। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 124 में क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है ना, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, CJI जिसे बोलते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी पावर होती है इनके पास, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपने देखा होगा रेशियो पहले 1+28 का था, वर्तमान में 1+31 का कर दिया है। ये भी बहुत डीप क्वेश्चन है। देखिए, मैं इतना ज्यादा नहीं आपको डीप पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में 1+8 का रेशियो था उत्तराखंड के हाई कोर्ट में, और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट आएगा वो आर्टिकल 214 के अंतर्गत आएगा। तो वहां पे आपसे कई बार रेशियो पूछ लेगा। क्या रेशियो पूछेगा, मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश कितने हैं, तो 1+8 का रेशियो बनेगा। उसी प्रकार से जब स्टार्टिंग जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, तो इस टाइम पे पूरे भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, लगभग बंगाल में तो आप मान के चलिए वो कौन संभाल रहे थे, वो अंग्रेज संभाल रहे थे। तो इन्होंने 1+3 का रेशियो बनाया सुप्रीम कोर्ट में। जो केस हैंडल करेंगे उनके लिए 1+3 का केस हैंडल किया। ध्यान से समझिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। और पहला मुख्य न्यायाधीश बनने वाला जो कलकत्ता न्यायालय में व्यक्ति था वो था एलिजा एम्पे। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, उसमें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, एलिजा एम्पे। आपको एक बात बताऊं, थोड़ा चलिए मैं एक थोड़ा डीपली भी बता रहा हूं। 1920 में आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन चला था 1 अगस्त 1920 को। आगे चलकर चोरा चोरी कांड के माध्यम से गांधी जी ने क्या किया, उसको पोस्टपोन कर दिया। और गांधी जी ने जैसे ही पोस्टपोन कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गांधी जी को सीधे गिरफ्त में ले लिया। और जब गांधी जी को सजा सुनाई जा रही थी तो तत्कालीन समय में जो मुख्य न्यायाधीश थे, या आप कह सकते हो सजा सुनाने वाले गांधी जी को जो व्यक्ति थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने गांधी जी के लिए क्या शब्द कहा था, उन्होंने कहा था कि गांधी जी, वो तो मेरा सम्मान है कि आप मेरे सामने हो, मैं आपको सजा नहीं देना चाहता हूं, पर मैं भी नियम कानूनों के अंतर्गत क्या हूं, दबा हूं। यही पॉलिटिक्स है आपकी, याद रखेगा। हर कोई आदमी नियम कानूनों के अंतर्गत रह के ही काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि उसके लिए पूरे के पूरे प्रावधान बनाए गए हैं किसमें, संविधान में। ध्यान से समझिएगा, विदाउट संविधान, ध्यान से समझिएगा, कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। अगर समाज में व्यवस्था है आज के टाइम पे, तो उसमें सबसे बड़ी अहम रोल किसका है, हमारी राज व्यवस्था का। राज व्यवस्था में बताया गया है, आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे, आर्टिकल आपने देखे होंगे लगभग 12 से लेकर 35 तक, है ना। उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि क्या भेदभाव है, क्या भेदभाव नहीं है, कैसे कैसे आप अपने अधिकारों को समझेंगे, है ना। तो संविधान जो है, एक प्रकार से इसे राज व्यवस्था नाम दिया गया है। व्यवस्था का मतलब क्या होता है बताइए। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, तो सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब क्या है कि सब एडजस्टमेंट है। मतलब कहने का मतलब है कि सब सही तरीके से यहाँ पे चीजें रखी गई है, या सब जो चीजें हैं वो सही तरीके से हो रही है। तो राज व्यवस्था में क्या है कि राज की जो व्यवस्था है, राज करने की जो व्यवस्था है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देश को रेगुलेट करेगी, कैसे राज जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, ध्यान से समझिएगा, स्टेट को रेगुलेट करेगी, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के संविधान को बड़ा कहने का सबसे बड़ा आधार क्या है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पॉलिटिक्स पढ़ना है तो मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो जो चीजें आपको लग रहा है कि सर थोड़ा लीक से हट के पढ़ा रहे हैं, तो एक कॉपी पेन जरूर रख लीजिएगा। देखिए, मैं कहीं ना कहीं उन क्वेश्चनों को इसलिए आपसे कहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे
पेपर दिए इतना समय हो गया है और लगभग इतने पेपर दिए हैं मैंने, आप यकीन मानो एक अनुभव सा हो गया कि ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा इन फ्यूचर में, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। ये अनुभव लगभग पिछले जो 5-6 सालों से लगे हैं उसकी एक प्रकार से कह सकते हो कि वो एक अनुभव क्वेश्चन को देख के ही लग जाता है कि वो बनता है करके। तो लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन बना था कि भारत के संविधान का बड़ा होने का कारण क्या था। बहुत से लोग डाउट में फंस गए कि क्या आंसर दे क्या ना दे। तो वहां पे सिंपल सी बात है, अच्छी बुक जब पढ़ोगे जैसे लक्ष्मीकांत हो गई या अन्य कोई भी ले लो, तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि भारत के संविधान का बड़ा होने का सबसे बड़ा कारण है सेंटर और स्टेट का अलग अलग संविधान होना। आर्टिकल आपने देखे होंगे 52 से 151 तक शुरू होते हैं, 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल जाते हैं। उस आर्टिकल में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाएगा उसका प्रावधान मिलेगा। आर्टिकल 152 151 के बाद 152 से आगे बढ़ोगे है ना, तो वहां पे आपको पूरी व्यवस्था दिखेगी, किसकी, राज्य की व्यवस्था दिखेगी। आर्टिकल 239 आर्टिकल 240 में आपको व्यवस्थाएं दिखेंगी यूटी की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्थाएं दिखेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए ये क्वेश्चन ही हमें, देखिए आर्टिकल कोई भी रट लेता है, सिंपल सी बात है, कोई भी रट लेगा। शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां किसी को भी याद हो जाएंगी, कोई भी याद कर लेगा। 12 अनुसूचियां है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ बहुत गवर्नमेंट बॉडी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका, मानवाधिकार हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ध्यान से समझिएगा, है ना, मानव संसाधन जो है उसके अंतर्गत जो है वो हो गया, ये सब बॉडी इसके अंतर्गत आती है। सीबीआई भी लगभग पॉलिटिक्स वाले पार्ट में ही पढ़ते हैं हम, रॉ भी इसी में पढ़ते हैं, आईबी भी हम लगभग इसी में पढ़ते हैं। तो ये तो चीजें याद हो जाती है, लेकिन हमारी गंभीर समस्या कहां पे उत्पन्न हो जाती है, जहां पे वो कोड वर्ड दे दे कि भारतीय संविधान को, ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान को उधार का थैला किसने कह रखा है, ऐसे स्टेटमेंट पूछ ले जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस टाइप के स्टेटमेंट से निजात पाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं 2-3 चीजें करनी है आपको। आप क्या कर लीजिए, जो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं इससे संबंधित एक घटना चक्र का क्या है, पॉलिटिक्स की घटना चक्र आती है, उसमें लगभग 99 से लेके 2020 अब तक का, या 1998 से लेके 2020 अब तक का जितने भी पेपर हो रखे हैं, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, हालांकि उत्तराखंड तो 2000 में बना था, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन सब के क्वेश्चन आते हैं। इन सभी के क्वेश्चनों का पैकेज मिल जाएगा आपको इसमें। और आपको मैं बताऊं, मुझे बहुत बढ़िया किताब लगी, जब हम पॉलिटिक्स पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से, उसके बाद ये घटना चक्र जब हम पढ़ते हैं तो एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी हो जाता है हमें कि भाई नहीं, हम आगे इन फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो निपटा देंगे। आप ये मान के चले, यहाँ पे कम से कम इस किताब में मैंने देखा 15 से 20 थिंकर जो है उनके स्टेटमेंट पूछ रखे किसी न किसी पेपर में। उसी का अनुभव जो मैंने वो किताब सॉल्व की, जो किताब की, उसी के आधार पे कह रहा हूँ कि ये किताब भी अपने साथ रेफरेंस में आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप लो या ना लो, वो आपकी कमी होगी। आपको राज व्यवस्था की जो घटना चक्र है वो भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें देखिए 1 लाइन जरूर क्वेश्चन होंगे, लेकिन नीचे उसका डिस्क्रिप्टिव होगा। समझ में आ रहा ना क्या किताब लेनी है, कैसे करना है। तो चलिए, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। पॉलिटिक्स संविधान सीधा का सीधा एक नियम है जिसके तहत पूरा देश क्या है, सिंपल सी बात है, चल रहा है भैया, ठीक है। तो 1773 की बात हम चल रही थी, रेगुलेटिंग एक्ट की बात चल रही थी। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको कह रहा हूं 73 का जो एक्ट आ रहा है, ये एक्ट क्या कर रहा है बताइए। ये एक्ट किसी न किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और चीजों को एक सांचे में ढाल रहा है कि नहीं ढाल रहा है, और व्यवस्था भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है सब। क्योंकि 1773 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कर दी थी और 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना दिया था। 1773 में आपने नियंत्रण रेगुलेशन की बात जरूर कर दी, लेकिन बिना न्याय व्यवस्था के वो नियंत्रण और नियमन हो पाता क्या? आज बताइए, सुप्रीम कोर्ट ना होगा और सरकार बात कर रही है कि संविधान है। ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सरकार बात कर रही है कि न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था के लिए तो हमारा सुप्रीम कोर्ट अलग है ना, है ना। संविधान का एक प्रकार से कह सकते हो कि अंग रक्षक उसे मान सकते हो, ठीक है। संविधान में कोई भी बॉडी है, कोई भी आर्टिकल्स किसी को भी दिए गए हैं, वो छेड़छाड़ कर रहे हैं एक दूसरे से,
तो उन सबको रास्ता दिखाने का काम कौन करता है? एक प्रकार से देखिए, आप बोलोगे कि सर प्रस्तावना भी हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो फाइनल डिसीजन देते हैं। एक बार फाइनल डिसीजन देने से पहले प्रस्तावना की ओर जरूर देखते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एक बार प्रस्तावना की ओर जरूर देखते हैं, तो इसीलिए प्रस्तावना इंपोर्टेंट हो जाती है। आ रही है आपको बात समझ में? तो अगर सपोज करिए कानून व्यवस्था ही नहीं होगी तो कैसे संविधान चलेगा? तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, दिमाग वाले तो थे ही, उन्होंने 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट भी, आपको पता है कि क्या करते हैं, सीधा का सीधा स्टेबल कर दिया। और इसी को लेके ध्यान से समझिएगा, आपने देखा होगा 83 और 82 के आसपास में इल्बर्ट बिल विवाद, मैं थोड़ा जोड़ते भी जा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। 1774 में अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्टैंड हुआ। आगे चलकर इस सुप्रीम कोर्ट में 1774 से लेके 1882 या 1883 तक, ध्यान से समझिएगा, 1882 या 1883 तक भारत के न्यायाधीश जरूर लिए जाते थे। ध्यान से समझिएगा, भारत के न्यायाधीश जरूर लिए जाते थे, लेकिन भारतीय जो न्यायाधीश होगा वो जो ब्रिटिश का नागरिक होगा इंडिया में, उसके प्रति सजा का प्रावधान कर ही नहीं सकता था। मतलब सिंपल सी बात है कि ब्रिटिश जो नागरिक है उसका निर्णय जो करेंगे वो ब्रिटिश के ही न्यायाधीश करेंगे। तो इसी को लेके लॉर्ड रिपन, या उस टाइम पे उनका कार्यकाल चल रहा था 1880 से 1884 के बीच, इसी बीच में इल्बर्ट बिल विवाद आया। और लॉर्ड रिपन, जिनको स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है और भारत में बहुत अच्छे काम उन्होंने किए थे, उनको इस इल्बर्ट बिल विवाद के चलते, ध्यान से समझिएगा, वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। समझ पा रहे हो ना? और उन्होंने क्या नहीं किया बताइए? भारत में जो आज आप देखते हो स्थानीय स्वशासन, उसका जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ठीक है? वही लॉर्ड रिपन जिसे भारतीय, अगर आप गवर्नर जनरल या वाइसरॉय की बात आए तो सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है, पोलाइटली माना जाता है उन्हें। उस रिपन को इल्बर्ट बिल विवाद के चलते सीधे इंग्लैंड जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ये चाहते थे कि ब्रिटिश के जो निवासी हैं, जो भारत में रह रहे हैं, वो अत्याचार जो भी कर रहे हैं, जो भी क्राइम कर रहे हैं, उनको सजा देने का सिर्फ जो प्रावधान हो वो सिर्फ किसका हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, वहां पे नियुक्त जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश है, जो ब्रिटिश निवासी है, वो ही ब्रिटिश निवासियों का क्या देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, भारतीय नहीं करेगा। इनकेस अगर भारतीय सॉल्यूशन करेगा ऐसी स्थिति में, तो भारतीय क्या करेगा, निष्पक्ष का हो सकता है। क्योंकि ब्रिटेन निवासियों ने क्या किया था, भारत की गरीब जनता थी, बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, बहुत ज्यादा मर्डर किए थे, है ना? तो समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये चीजें हैं, ये आप देख रहे हो, मैं आपको राज व्यवस्था पढ़ा रहा हूं, संविधान पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए, मैं इनबॉक्स चेक कर देता हूं, आवाज और क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं करके एक बार इनबॉक्स में कोई एक मैसेज कर दे, है ना? मैं अलाउ भी कर देता हूं। अब बताइए, अब ठीक है क्या? अब ठीक है? बताइए, आवाज सही आ रही है आपको? ओके ओके, ठीक, ओके ओके, अब आ रही है ना? कंफर्मेशन हो गया हमारा कि अब आ रही है करके, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, है ना? एक बार मैं माइक लगा के देखता हूँ, है ना? एक बार माइक लगा के देखता हूँ, अगर माइक लगा के हमारी आवाज आती है तो मुझे बता दीजिए। 1 मिनट चेक कर रहा हूँ मैं, है ना? तो मैं चल रहा था, राज व्यवस्था पे चल रहा था मैं, तो मैं आपको ब्रिटिश राज व्यवस्था की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, कहानी है संविधान की, उसको मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूँ आपको, है ना? तो एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए इतनी देर में आवाज आई या नहीं आई।
चलिए ठीक है ना। सर आवाज तो क्लियर आ रही है सर, पर वीडियो नहीं दिख पा रही सर, क्लियर धुंधली दिख रही है सर। अच्छा, वीडियो अभी भी नहीं दिख पा रही है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रही है? सर ऐसी धुंधली क्लियर नहीं दिख पा रही है सर। वॉइस साफ आ रही है ना? वॉइस आ रही है सर। समझ पा रहे हो ना क्या कहना हो क्या नहीं कह रहा हो? जी जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड भी हो रही है वीडियो, ठीक है। हेलो, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल मिला के कहने का मतलब मेरा है कि संविधान जो है, व्यवस्था देख लो कहां की ओर से आ गई है, हमारे ब्रिटेन के निवासियों के माध्यम से ही, ध्यान से समझिएगा, हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था आई। अब ध्यान से समझिएगा, चलिए संविधान की ओर कदम बढ़ाते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। एक्ट जो है वो एक रेगुलरली चलते रहेंगे, जैसे 1773 का एक्ट मैंने आपको बता दिया। मैं सिंपल सी बात करूंगा, देखिए ज्यादा मैंने घुमाना नहीं है आपको, ठीक है। ज्यादा घुमा के हमारे पास 6 महीने में आप मेरे से जीएस पढ़ोगे और वो भी सभी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मे बी नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा, मे बी नॉट पॉसिबल है। अगर मैं ऐसे पढ़ाने चले जाऊं तो मैं 6 महीने तो मैं तो एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है मेरा। अब यकीन मानिएगा कि मैं 5-6 बुकों से लेता हूं, लेकिन यहाँ पे 6 महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा बुकें क्या करनी है, कवर करनी है। मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें जीएस के जो भी पार्ट है वो कवर करने हैं। क्यों? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी यूके के फॉर्म आ रखे हैं वो मिनिमम से मिनिमम 6 या 7 महीने के अंतर्गत उसका पेपर हो जाएगा। आप बोल रहे होंगे सर किस हिसाब से बोल रहे हो? कोविड-19 का जैसे ही प्रभाव खत्म होगा ना, देखना पेपर कैसे होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर सरकार को 2022 में कुछ छवि सुधारनी है या कुछ करना है तो उसे रिसेंटली में पेपर करवाने हैं, ये तो आप मान के चलो, ये तो तय हो चुका है, ठीक है। तो मे भी आप ये मान के चलो कि पेपर नियर बाय में ही होगा, तो इसलिए मेहनत दिन रात करते जाओ, ठीक है। बाकी अगर कोई, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, ठीक है, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, ध्यान से समझिएगा, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, 1858 का एक्ट। चलिए मैं 5-6 एक्टों पे फटाफट नजर करता हूं और इंपोर्टेंस आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां से किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 1773 में यही था, केंद्रीय व्यवस्था आई, इसके द्वारा गवर्नर जनरल, ध्यान से समझिएगा, जो गवर्नर जनरल बने था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान से समझिएगा, वो व्यक्ति कौन था? वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर बना था। अब वॉरेन हेस्टिंग की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी सभा की जो थी वो स्थापना की गई कि आप 4 सदस्यों के माध्यम से क्या करो, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देखो, ठीक है, क्योंकि आपको सैन्य पावर भी दे दी गई है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इस व्यवस्था में थोड़ा सुधार करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया जिसे बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बहुत से कम लोगों के जहन में ये एक्ट होता है, कई बार पूछ भी दिया जाता है, क्योंकि हमें मोस्टली कोचिंग सेंटरों में 1773 और 1784 के एक्टों में सीधे पहुंचाया जाता है। तो 1773 के एक्ट के बाद 1781 में एक एक्ट आया, ज्यादा चला नहीं, ये भी 1773 के एक्ट की खामियों जो रह गई थी उसको दूर करने के लिए था, और 1781 के एक्ट को बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया था मे बी ग्रुप सी में। 1784 की बात करें तो 1784 के एक्ट को बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसे बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा। 1784 के एक्ट को बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है, इसे ध्यान से समझिएगा। 1774 का एक्ट सीधे आप मान के चल लो कि 1773 में फिर से जो खामियां रह गई थी उन खामियों को दूर करने के लिए 1774 का एक्ट लाया गया, है ना। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पहली बार आप लाइव आए फेसबुक में, सपोज करो किसी में आपने पहली बार लाइव आए और आपने अपनी रिकॉर्ड देख लिया कि भैया ये रिकॉर्ड है, ये है, बाद में आपको मिला कि यार जो मैंने लाइव आया था ये मुझे रिकॉर्ड मिल गया, मेरी यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे गलती थी, अगली बार आप उसमें सुधार जरूर करोगे अगर आपको प्रोग्रेस करनी है और एक फेमस पर्सनैलिटी या अच्छी पर्सनैलिटी बननी है तो, है ना। वही इन्होंने किया। 1773 इनका पहला एक्ट था लाया गया, इसमें जो भी खामियां रह गई थी इन्होंने इसका क्या किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद 1784 का एक एक्ट लाया। इस एक्ट के माध्यम से, ध्यान से समझिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं
ये डीप बताने जा रहा हूं। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक, ध्यान से समझिएगा, वाणिज्यिक और राजनीतिक जो इसके थे उनको पृथक कर दिया गया। वाणिज्यिक और राजनीतिक संबंधों को इसका पृथक कर दिया गया। मैंने यहाँ पे अलग करने की बात नहीं कही गई है, पृथक करने की बात कही गई है। ध्यान से समझिएगा, ये नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक अधिकारों को कब पृथक किया गया, यानी कि अब पहले कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक जो अधिकार थे वो एक ही थे, कंपनी एक ही करती थी। अब इसके बाद क्या कह दिया कि कंपनी वाणिज्य के लिए अलग ऑर्डर बनाएगी, राजनीतिक व्यवस्था के लिए अलग ऑर्डर बनाएगी, ठीक है। इसी दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, खासकर आप मान के चलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आप चल के चलिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताया जाता है कि कंपनी के लिए जो दैत्य शासन आया वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बाद आया। कंपनी के लिए बोल रहा हूं मैं, भारत में दैत्य शासन की बात नहीं कर रहा हूं। भारत में पहली बार जो दैत्य शासन लगेगा वो आपको पता है कब लगता है? बंगाल में लगता है सबसे पहले। भारत में सबसे पहले दैत्य शासन जो लगता है वो लगता है बंगाल में, और दैत्य शासन का द एंड करेगा यही वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल में लगाएगा क्लाइव। 1765 के आसपास में जो है वो क्लाइव जो है बंगाल में दैत्य शासन लगाएगा। उसके बाद उस दैत्य शासन का द एंड करेगा कौन? वॉरेन हेस्टिंग। वो भारत के नजरिए से बता रहा हूं मैं आपको, और कंपनी के नजरिए से कंपनी के लिए जो दैत्य शासन आया वो आया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। यही क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन केस अगर मैं एग्जाम पैनल में बैठ गया होता तो मैं यही क्वेश्चन बनाता आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसी बात है कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार, कंपनी के लिए दैत्य शासन की शुरुआत कब हुई, तो जैसी बात है बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंपनी के लिए तो दैत्य शासन की शुरुआत हो रही है 1784